हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी की ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल जो 11th के 3rd यूनिट का चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल के स्टार्ट वाले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें आप देखेंगे तो जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में जो है हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो है फॉर्मेशन कुल 6 एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट से हुआ है, जिसमें हमने आपको 6 एलिमेंट्स के नाम बताए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है। उसी में जो है हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वह जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की जगह, मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। मतलब प्रोटीन में और इसमें बस यही अंतर होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस की जगह सल्फर उपस्थित रहता है। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे जो है सेल के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पाया जाता है डीएनए और आरएनए के रूप में। न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। जिसमें जो है दोनों प्रेजेंट होगा उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और जिसमें केवल एक होगा जैसा कि आरएनए अगर प्रेजेंट होगा तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। वैसे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है क्या होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही माना जाता है, क्योंकि डीएनए जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आरएनए। उसके पीछे कारण अभी हम लोग देख लेंगे कि क्या कारण होता है जिसके कारण डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बहुत ही कम कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए की खोज जो है यहाँ पे देखें एफ माइखर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड की खोज एफ माइखर ने पस सेल से किया था। उन्होंने पस सेल से एक सब्सटेंस या बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट किया था। तो उसका नाम रखा इन्होंने न्यूक्लिन। क्योंकि इसका अभी केमिकल नेचर नहीं पता था। बाद में दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम अल्टमन है, अल्टमान साहब ने जो है इसको न्यूक्लिक एसिड बताया, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इसमें फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण इसको इसके एसिडिक नेचर बताया। मतलब ये एक निगेटिवली चार्ज्ड जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप दैट इज एग्जामिन्ड बाय, जो एग्जामिन किया गया किसके द्वारा, अल्टमान के द्वारा। तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। तो यह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके पॉलीमराइज होते हैं, जिससे न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है पहले न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेगा, तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोसाइड के बनने में नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ पेंटोज शुगर जो अगर प्रेजेंट हो, मतलब न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है और पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ये याद रखना है। दूसरी बात, इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए, इसी न्यूक्लियोसाइड पर अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन इसको अलग से भी आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, जो कि न्यूक्लियोसाइड में भी प्रेजेंट है। इसीलिए मैं डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन इसको अलग से भी आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर
और साथ में इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप अगर जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आते हैं पेंटोज शुगर और जो है नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका डिटेल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वह दो तरीके का होता है। यह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें पहला होता है पिरिमिडिन्स, जो कि पिरिमिडिन रिंग से मिलकर बना होता है और रिंग में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2n+4c कंपाउंड है। 2n मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। यह एक रिंग स्ट्रक्चर होता है पिरिमिडिन, जिसमें 3 पाए जाते हैं। 3 पिरिमिडिन्स की संख्या 3 होती है जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका पहला नाम है साइटोसिन। साइटोसिन जो है को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। एक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है और इसमें जो है यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और साथ में आप देख रहे हो कि 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो 2 नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है। बाकी जो है 2, 6, 5 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या है प्रेजेंट है 4 कार्बन, इसलिए ये हो गया 2n+4c। तो नंबरिंग इसका जो करेंगे वो कैसे करते हैं, नंबरिंग इस तरह से किया जाता है, मतलब आपका इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहे हैं, इसमें जो है नंबरिंग जो होता है वो क्लॉकवाइज हो जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका, साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर यूरासिल का रहता है। यूरासिल में सारी चीजें सेम रहेगी, बस केवल यहाँ पे अमीनो ग्रुप की जगह का जो है आपका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बोनिल की तरह स्ट्रक्चर है, मतलब कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जिसको यूरासिल ग्रुप कहते हैं। इसका भी नंबरिंग उसी तरीके से होगा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरीके से जो है हमारा क्लॉकवाइज नंबरिंग कर सकते हो। सिमिलरली इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल जो ग्रुप है ऑक्सीजन और दो ऑक्सी ग्रुप के साथ साथ एक जो है आपका मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है थाइमिन के स्ट्रक्चर में। थाइमिन जो है को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो साइटोसिन होता है ये यूनिवर्सल जो है पिरिमिडिन होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में साइटोसिन पाया ही जाएगा। और यूरासिल जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो आर के ORR मतलब ऑप्शनल होगा। अगर साइटोसिन के साथ यूरासिल हो जाएगा तो यह किसमें पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाता है। अगर साइटोसिन के साथ यूरासिल आप रखोगे तो यह किसमें प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर साइटोसिन के साथ अगर हम थाइमिन को रखेंगे तो यह पाया जाएगा डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि साइटोसिन क्या है, यूनिवर्सल है, ये हर तरह की न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, मतलब डीएनए में भी पाया जाएगा, आरएनए में भी पाया जाएगा। जबकि यूरासिल जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्शनल है, अलॉन्ग विथ जो है आपका थाइमिन। तो जैसे ही हम आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन में रिप्लेस हो जाता है, थाइमिन रिप्लेस्ड विद यूरासिल हो जाएगा, और जैसे ही हम डीएनए की बात करेंगे तो यूरासिल रिप्लेस्ड विद थाइमिन हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिरिमिडिन में 3 स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, जिनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडिन रिंग है, उस रिंग का नाम पिरिमिडिन रिंग होता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन जो है 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक जो है प्यूरिन्स में एक पिरिमिडिन रिंग होता है और साथ ही साथ एक इमिडाजोल रिंग होता है। तो एक जो है हमारा पिरिमिडिन रिंग जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 जो है 2 आपका जो है इसमें जो ऑलरेडी हमने देख लिया कि 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन इसमें प्रेजेंट था, जिसको हम लोग पिरिमिडिन रिंग कह रहे थे। और साथ में इमिडाजोल रिंग जो होता है उसमें 2 जो है इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन रहेगा और साथ ही साथ 3 जो है, मतलब यहाँ पे इमिडाजोल रिंग के लिए लिख सकते हो कि 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन, 3 कार्बन होता है। मतलब इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्यूरिन्स में 2 होते हैं जो कि दोनों यूनिवर्सल ही होते हैं,
मतलब दोनों कॉमन होते हैं, डीएनए आरएनए दोनों में ही सेम पाए जाते हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। केवल डिफरेंशिएशन पैरामिडिन्स में होता है यूरासिल और थायमिन का। अगर आरएनए है तो जो है थायमिन की जगह यूरासिल होगा साइटोसिन के साथ, अगर डीएनए है तो थायमिन की तो है यूरासिल की जगह थायमिन हो जाएगा साइटोसिन के साथ। यहाँ भी साइटोसिन यूनिवर्सल होता है। यहाँ पे आते हैं हम लोग एडेनिन की बात करते हैं। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 2 रिंग का स्ट्रक्चर है, जिसका पहला रिंग तो मैंने आपको पिरिमिडिन रिंग ही बता दिया, जिसके अंदर नंबरिंग सिस्टम थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पे जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। यहाँ पे जो नंबरिंग जो होता है, क्योंकि इस वाले पिरिमिडिन रिंग में नंबरिंग क्लॉकवाइज रहता है, लेकिन इसमें जो है आपका नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, जबकि दूसरे इमिडाजोल रिंग में ये क्लॉकवाइज हो जाता है। तो एक में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा जो है पिरिमिडिन रिंग में, और दूसरे में जो है क्लॉकवाइज हो जाता है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है 6 पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जो कि जो है पिरिमिडिन रिंग के साथ, और साथ ही साथ जो इमिडाजोल रिंग होता है इसमें जो होता है क्या होता है, क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एडेनिन। और अगर इस एडेनिन का पोजीशन चेंज कर दिया जाए, इसको सेकंड पोजीशन पे लाएं और फर्स्ट पोजीशन पे जो है ऑक्सी ग्रुप को लगा दिया जाए, तो ये हो जाता है गुआनिन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी जो है एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग और क्लॉकवाइज नंबरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्यूरिन्स दोनों जो है आपका न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो दोनों के लिए कॉमन होता है, जबकि पिरिमिडिन्स जो होते हैं साइटोसिन को छोड़ करके यूरासिल थायमिन ऑप्शनल होता है। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि थायमिन जो होता है वो आपका डीएनए में पाया जाता है। यहाँ पे जो डीएनए को स्टेबल बनाता है, यहाँ पे एक थायमिन भी स्टेबल बनाता है। यूरासिल की जगह जो थायमिन को बदला जाता है डीएनए में, ये भी डीएनए को स्टेबल बनाता है, जबकि आरएनए उससे लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और एल्किल ग्रुप के जुड़ने से इसको जो है एक्स्ट्रा जो है स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे थायमिन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, थायमिन के प्रेजेंस से डीएनए ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि जिसमें यूरासिल रहेगा लाइक आरएनए में वह कम स्टेबल होता है। तो एक स्टेबिलिटी का जो है यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि पेंटोज शुगर की बात करते हैं। तो जो पेंटोज शुगर होता है ये 5 कार्बन की शर्करा होती है, जो है शुगर होता है, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो ये 5 कार्बन का जो है आपका शुगर है, जिसको C5H10O5 से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जो है अगर हम पहली बात करें राइबोज का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होगा। 5 कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन होता है। यहां से इसकी नंबरिंग की जाती है और कुल जो है इसका अगर स्ट्रक्चर देखें राइबोज का, पेंटोज का, तो इसमें हो जाता है 4। इसमें कितना हो जाएगा कि आपका 1 2 3 मतलब 4C+O होता है। इसमें 5 कार्बन की पूरा रिंग बनाता है और जिसमें 4 कार्बन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। इसके साथ भी वही है 4C+O होता है, 4 कार्बन प्रेजेंट होगा। मतलब यहां से नंबरिंग करके हम लोग बात करेंगे 4 कार्बन प्लस जो है 1 कार्बन तो बाहर होता है, तो रिंग में केवल 4 ही कार्बन होता है, साथ में 1 ऑक्सीजन ब्रिज पाया जाता है। ऑक्सीजन से ये रिंग का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जो राइबोज होता है, राइबोज जो होता है वो बीटा फॉर्म होता है। याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो राइबोज होता है वो बीटा फॉर्म होता है, और इसको भी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जो है पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द पोजीशन हो, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, अगर ये नीचे होता तो ये अल्फा फॉर्म हो जाता, लेकिन अबव द पोजीशन है, प्लेन है, ये प्लेन है, इसके ऊपर होगा तो इसको बीटा फॉर्म कहा जाता है। अगर ये इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट OH होगा, यहाँ पे H होगा, तो ये अल्फा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे पेंटोज शुगर जो होता है, जिसको राइबोज और डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, यह बीटा फॉर्म में मोर स्टेबल फॉर्म में होता है। एक स्टेबिलिटी इसकी ये हो गई। दूसरा कहते हैं कि जो राइबोज होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कई होते हैं। देखो 1 2 3 और यहाँ पे भी 4, तो कुल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। अगर कोई कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस स्टेबल होगा। तो इस और जब अगर इस तुलना करें डीऑक्सी राइबोज से, तो ये बेसिकली किससे बना है? बेसिकली जो पहले जो नेचर में जब एवोल्यूशन के समय पहले जो कौन सा जो है आपका पेंटोज शुगर जो है आपका न्यूक्लिक एसिड में इनकॉर्पोरेटेड था, आरएनए।
आरएनए की इनकॉर्पोरेशन से पहले जो है राइबोज इनकॉर्पोरेटेड था, तो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था। तो इवोल्यूशन के समय क्या हुआ था, पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था जिसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी थी, तो दो फंक्शन करता था जो है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसकी स्टेबिलिटी लेकिन बहुत ही कम होता है, जैसा कि आज के वायरसेस में भी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, वो तेजी से जो है अपना रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो है नए नए सब टाइप बनाते रहते हैं, तो इसलिए इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसी जो है राइबोज को, बीटा राइबोज को जो है ऑक्सीडेशन कर दिया गया, एक प्रोसेस डीऑक्सीडेशन के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डीऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या किया गया कि इससे एक ऑक्सीजन फ्रॉम द सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उससे डिलीट कर दिया गया। तो ये सेकेंड पोजीशन जो कार्बन का था, इस पे एक OH ग्रुप था, इस वाले में देखेंगे OH ग्रुप है, यहां से OH ग्रुप हट जाता है, जिससे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कम हो जाता है, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर कोई कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से जो डीएनए होता है, जो डीऑक्सीराइबोज होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है देन द आपका राइबोज। तो इसलिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, और आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, वह ओनली बीटा राइबोज शुगर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो है एक जो है आपका नाइट्रोजनस बेस था, तो ये जो है दो तरह के पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, जिसमें कुल 5 होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। और इसमें देखेंगे प्यूरिन्स में तो एडाइनिन और गुआनिन पाया जाता है, ये सिंगल रिंग का होता है, पिरिमिडिन रिंग होता है, इसमें 2 रिंग होते हैं, पिरिमिडिन रिंग के साथ इमिडाजोल रिंग भी पाया जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि पेंटोज शुगर होता है, और साथ ही साथ इसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ दिया जाए तो इस तरीके से ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड के जो है पॉलीमराइजेशन से चाहे डीएनए बन जाएगा और चाहे आरएनए बन जाएगा। तो 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोटाइड जिसका यूनिट है वह कैसे बनता है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस हमने देखा, नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें एक शुगर होता है जो 5 कार्बन का जो है शुगर होता है, जिनको हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसके कारण उसको एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है और न्यूक्लिक एसिड इसका नाम दिया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड जो है बनाना सीखेंगे। न्यूक्लियोसाइड में हमने आपको बताया कि क्या होता है, एन बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस इसमें जो है पेंटोज शुगर था, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर के प्रेजेंस के कारण ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो नाइट्रोजनस बेस जैसे हमने कहा कि साइटोसिन है, साइटोसिन प्लस हम अगर हम आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, आरएनए का बना रहे हैं, तो क्या होगा, साइटोसिन प्लस जो है आपका राइबोज होगा, इसमें क्या होगा, राइबोज होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो है क्या बन जाएगा, जो है आपका इसके जो है इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड वाला, वो हमारा साइटिडीन बन जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा। मतलब ये देखा जाए कि यहां से जो है ओसिन जो आपका जो है एक यहाँ पे नोट समझ लीजिए, कोई सेट रूल नहीं है, समझने का तरीका है कि अगर हम पिरिमिडिन्स के न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि OSINE को हटाया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा देंगे और IDINE लगा देते हैं लास्ट में। तो जहां जैसे इसमें साइटोसिन है तो इसमें ओसिन पॉइंट हटा देंगे और इसी के अंदर जो है हम लोग जो है IDINE लगा देंगे। तो जैसे हमने लिखा साइटोसिन प्लस राइबोस तो बन गया साइटिडिन। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा यूरासिल, ये थोड़ा सा कॉमन रहे, ये थोड़ा सा नहीं फॉलो करेगा, इसमें लिखेंगे राइबोज हो जाएगा, इसका बन जाएगा यूरिडीन बन जाएगा जो है आरएनए का, ये हो गया। और प्लस जो है अगर डीएनए है तो अगर इसका न्यूक्लियोसाइड आपको बनाना है तो इसमें थाइमिन हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, थाइमिन में प्लस राइबोसोम जोड़ देंगे, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा थाइमिडीन बन जाएगा,
थायमिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड बन गया। और इसी तरीके से एडेनिन बन जाएगा। तो एडेनिन जो है, एडेनिन है, तो एडेनिन दोनों के लिए चूंकि कॉमन है, तो इसके साथ हम लोग राइबोज जोड़ेंगे। तो राइबोज अगर जोड़ रहे हैं तो बन जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन बन जाएगा, इसका एडिनोसिन बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर गुआनिन है, गुआनिन अगर है उसके अंदर राइबोसोम जोड़ देंगे, तो राइबोसोम जोड़ने के साथ ये बन जाएगा गुआनोसिन, गुआनोसिन बन जाएगा। इस तरीके से हम 5 तरीके के न्यूक्लियोसाइड बना सकते हैं राइबोज को जोड़ करके। और डीऑक्सी राइबोज के लिए बस इसके पहले हम लोग डीऑक्सी राइबोज जोड़ देंगे, तो बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन बन जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड के बारे में हो गया, न्यूक्लियोसाइड में कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सारे का न्यूक्लियोसाइड आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है क्या है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन की बात हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखिए, न्यूक्लियोटाइड के बारे में जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, YLIC एसिड जोड़ देना है। YLIC जैसे हमने कहा कि साई जो है थाइमिडीन है, थाइमिडीन है, तो थाइमिडीन में क्या जोड़ना है, DINE हटा देंगे, ठीक, DINE हटा देंगे, I जो है DINE हटा के थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक YLIC मिडिलिक एसिड, इसमें हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा साइटिडीन में, साइटिडीन केस है, अगर न्यूक्लियोसाइड है तो इससे हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। तो ऐसे YLIC जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा गुआनिलिक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा। और प्लस अगर ये तो आर्यनिक हो गया, अगर DNA है तो जो है थाइमिडिलिक तो नहीं होता है बेसिकली आरएनए में, तो यहाँ पे डीऑक्सी ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है न्यूक्लियोटाइड को बना सकते हैं। जैसे हम सबके न्यूक्लियोटाइड्स लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम अलग अलग करें तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिख देते हैं, न्यूक्लियोटाइड पहले आरएनए का लिखते हैं। तो आरएनए में क्या पाया जाता है, पहले जाता है यहाँ पे साइटिडीन पाया जाएगा। साइटिडीन इसका क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जो है आपको जोड़ेंगे YLIC, तो यहाँ पे हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा, एक हो गया। और इसके साथ यूरिडीन होगा, इसका न्यूक्लियोसाइड, तो इसका यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस इसका जो है एडिनोसिन है, एडिनोसाइन है, इसका जो है एडिनिलिक एसिड हो जाएगा, एडिनिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद गुआनोसिन है, तो इसका हो जाएगा गुआनिलिक एसिड, ये 4 हो गया, चारों हो जाएंगे। अब अगर DNA रहेगा तो DNA के लिए क्या होगा कि यहाँ पे यूरिडीन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये यूरिडीन की जगह क्या हो जाएगा, थाइमिडिलिक एसिड हो जाएगा, थाइमिडिलिक एसिड हो जाएगा। तो और प्लस ये भी ध्यान देना है कि अगर आप DNA को बना रहे हैं तो सबके सामने डीऑक्सी भी लगाना है, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि इस न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में हमने देखा बेसिक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। जैसे DNA एंड RNA 2 तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, प्लस इसमें जो है इसके कंपोजिशन बेसिकली कैसे ये बनता है न्यूक्लिक एसिड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो है नाइट्रोजनस बेस और शुगर, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप होता है, जिनका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। प्लस हमने एक एक का जो है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाना भी इस लेक्चर में सीख लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।